इस सत्र की पूरी परिकल्पना आदरणीय लीलाधर मंडलू जी ने की। और मंडलू जी, हमारी 2019 से जब हमने विश्वरंग का ये चेहरा तैयार करना शुरू किया, तभी से इस बात का बखूबी हमने ख्याल रखा कि केवल साहित्य, संस्कृति और कलाएं ही नहीं, बल्कि वो तमाम विषय जो कि आज के हमारे वक्ती दौर में हमें अहम लगते हैं, जिन चिंताओं से, जिन फिक्रों से हम सब लगातार वाबस्ता हैं, लेकिन उसके साथ एक संवाद का, एक विमर्श का, एक चिंतन का भी आयाम जुड़ना चाहिए। लिहाजा इस बार हमारी धरती का भविष्य क्या हो, हम क्या अपनी धरती के साथ, अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति के साथ क्या सहयोग कर रहे हैं और क्या आने वाले भविष्य को विरासत सौंपने जा रहे हैं, इन्हीं चिंताओं के आसपास हमने इस सत्र की परिकल्पना की है। मैं मंच पर इनका अभिनंदन स्वागत कर रहा हूं। उससे पहले आइए देख लेते हैं एक छोटी सी वीडियो फिल्म, इसके साथ हम सबकी मनोभूमि भी बनेगी। फिल्म का नाम है धरती। 5 मिनट की एक छोटी सी फिल्म, आइए हम पहले देखते हैं।
देखने में छोटी सी फिल्म थी, लेकिन बहुत सारा कहा इस फिल्म ने, और हम सब ने महसूस किया कि दरअसल हम कैसा भविष्य गढ़ने जा रहे हैं, ये सवाल ये फिल्म छोड़ती है। लेकिन कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। कामायनी में जयशंकर प्रसाद कहते हैं, को उम्मीद का उजारा सभ्यताओं को मनुष्य के भीतर अंतःकरण में जगाते हैं। पतझड़ को अगर वृक्ष की मौत समझकर वृक्ष को समूल खत्म कर दिया जाए तो वसंत कहाँ बिखरेगा इस प्रकृति पर। तो विनाश के साथ निर्माण का एक संकल्प भी हम सबको लेना होता है, और हमारी धरती के लिए सुनहरे भविष्य की कामना हमारे भीतर ऐसी ही जागती है। विश्व रंग दरअसल एक ऐसा ही मंच है जो अपनी तमाम चिंताओं, तमाम सरोकारों को केंद्र में रखते हुए हमारे भीतर फिर कहीं एक सवाल छोड़ता है और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। आदरणीय देवी सज्जनों, हमारी धरती का भविष्य इस विषय पर आज का हमारा पहला सत्र है। हम चाहेंगे कि मंच पर उपस्थित आज के विशेष व्याख्याता आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी, आप सब जानते हैं कि एक विख्यात विज्ञान लेखक हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के साथ उनका राब्ता जोड़कर मैं कहूँ तो लगभग 3 दशकों से भी ज़्यादा का उनका रिश्ता है। इलेक्ट्रॉनिकी के पन्नों पर कई आलेखों के माध्यम से देवेंद्र मेवाड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। विश्व रंग में भी उसी आत्मीयता के चलते हमारे बीच में है। मैं आदरणीय डॉक्टर पुष्पा असीवाल से गुजारिश करता हूं कि वे आएँ, हमारी विश्वविद्यालय की विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी वे आएँ और देवेंद्र मेवाड़ी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पुष्पा जी देवेंद्र मेवाड़ी जी के नाम से उनके संवाद के साथ लंबी जुड़ी रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार जब पुष्पा जी संभालती थी तब मेवाड़ी जी के साथ कई सारे संवाद उनके बने, और यही रचनात्मकता आज भी उन्हें विश्व रंग में खींच लाई है। ये फूल उत्तरी और पुष्पा जी से निवेदन है आदरणीय महादेव टोपो जी का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक विशेष सानिध्य आज इस मंच पर उनका बन रहा है। और आदरणीय संतोष चौबे जी, ये लम्हे हमें कभी कभी मिला करते हैं कि हम इस तरह से भी सर का स्वागत करें। विश्व रंग के निदेशक और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, विज्ञान कर्मी संतोष चौबे जी का अभिनंदन, उनका स्वागत। और अब अधिक विलंब न करते हुए मैं सीधे आवाज देना चाहूँगा आदरणीय श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी को। वे आएँ और इस विषय पर अपना वक्तव्य हम सबसे साझा करें। आइए करतल ध्वनि से मेवाड़ी जी का हम अभिनंदन करें। बहुत धन्यवाद विनय जी। आदरणीय चौबे जी, विश्व रंग के निदेशक और कुलाधिपति महोदय, आदरणीय टोपो साहब और सभागार में उपस्थित आप सभी साथियों और वर्तमान में श्रोताओं, मेरी कथा के रसिकों, अभी आपने फिल्म देखी, मैं भी पहाड़ों से आया हूँ। प्रकृति के सुकुमार कवि की एक पंक्ति याद आ रही थी। पूरी फिल्म के लिए अगर मुझे एक टाइटल देने के लिए, उसका सारांश लिखने के लिए कहा जाता तो मैं कहता 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजन मन। किस तरह से माँ धरती जो है उसमें क्या क्या कुछ होता रहता है। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो वहम पृथ्व्या, हम सब पुत्र हैं, माँ पृथ्वी है, ये भूमि, ये पृथ्वी हमारी माँ है। थोड़ा विज्ञान का जैसा विषय है, लेकिन सबसे सुखद बात यह है, जब भी टैगोर विश्वविद्यालय आते हैं और इस सभागार में बात करने का मौका मिलता है, तो एकमात्र ये ऐसी जगह है जहाँ पर विज्ञान के साथ साहित्य, कला, रंगमंच और प्रकृति और मनुष्य, इन सब की बातें होती हैं। धरती, जल, थल और नभ, इनकी बातें होती हैं। तो इसलिए विज्ञान का आंकड़ों से भरा हुआ व्याख्यान तो शायद नहीं दे पाऊंगा,
न वो जटिल भाषा, वो पारिभाषिक शब्दावली इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो माँ का परिचय देना है। हमने माँ के साथ क्या हो रहा है वर्तमान में माँ के क्या हाल हैं, ये अभी फिल्म में मैं देखा। लेकिन माँ का पूरा परिचय कुछ इस तरह से बताना चाहूँगा जैसा ऐश देहलवी कह गए हैं, अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। सोचता हूँ मेरी बात आप तक पहुँचेगी और माँ की कथा मैं एक कथा के रूप में सुना सकूँगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पैदा हुई माँ, मेरे पास समय सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट में इतनी लंबी कथा कैसे सुनाऊंगा। बहुत कुछ है उसमें, लेकिन चूंकि समय सीमित है तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए माँ का परिचय दूंगा। कब बनी थी धरती, ये वसुंधरा माँ पृथ्वी का जन्म कब हुआ था, फिर वर्तमान में आएंगे हम लोग। पहले ये तो देख लें कि हमारी माँ आई कहाँ से। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले कहते हैं वैज्ञानिक कि नीले असीम अंतरिक्ष में, उस ठंडे अंतरिक्ष में एक विशाल बादल था, धूल का और गैस का। हमारी भाषा में निहारिका कहलाता है, अंग्रेजी में नेबुला कहलाता है। इतना विशाल बादल की इकट्ठा होते 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 धूल और गैसों का वो बादल अचानक न जाने क्या हुआ, कोई सुपरनोवा के सितारे में विस्फोट हुआ या न जाने क्या हुआ। वो निहारिका घूमने लगी और अचानक इतनी तेजी से लट्टू की तरह घूमने लगी, उसके भीतर ही लगातार उसका घनत्व बढ़ता गया, बढ़ता अचानक इतनी तेजी से घूमते हुए वो एक चकती बन गई, एक प्लेट की तरह से बन गई। और उसमें से मलबा जो था, जो गैस और धूलों का मलबा था, वो जा करके छिटकने लगा और छिटक करके जो सबसे बड़ा मलबे का टुकड़ा आया, वो धीरे धीरे जो है उसी तरह से उसके भीतर हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रही और ऊर्जा पैदा होती रही, ताप पैदा होता रहा और हमारा सूर्य बन गया। और उससे बचा खुचा जितना भी मलबा था गैस और धूलों का, आपसे जा करके सारे ग्रह बन गए। आज 8 ग्रह हैं, कई बौने ग्रह हैं 6-7, और उपग्रह हैं, चांद, ये सब कुछ बन गया और एक खूबसूरत धरती। तीसरे नंबर पर उसी सूरज के परिवार में, 8 ग्रहों के परिवार में तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी, हमारी माँ बन गई। लेकिन माँ तब अकेली थी, कोई संतान नहीं थी उसके पास। वो अकेली थी और बहुत बुरी तरह से तप रही थी, क्योंकि वो सूरज से अलग हुई थी। करोड़ों वर्ष तक वो इसी तरह से तपती रही, घूमती रही सूरज के चारों ओर, और फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, सिकुड़ी सिमटी, कहीं ऊंचे पहाड़ बन गए, कहीं गहरी घाटियां बन गई, कहीं मैदान बन गए। और तमाम उस समय बहुत अधिक आते थे, आज भी आते हैं, धूमकेतु, पुच्छल तारे। वे मूलतः बर्फ से बने होते हैं और उनकी बारिश आकर जो हमारी माँ पृथ्वी से टकराते रहे तो पानी ले आए। हम वो गोला पृथ्वी का ठंडा हो गया और उसके बाद उसमें पानी ले आए धूमकेतु, सागर बन गए। जितने गहरे गड्ढे थे धरती में, 3/4 धरती, हमारी माँ धरती जो है वो सागरों से भर गई। लहरें उसमें तटों से टकराने लगी, पानी आ गया, तो पानी में फिर जीवन के बीज पनपे। जीवन के बीज पनपे, कुछ वायुमंडल तो था ही नहीं, कुछ नहीं था, केवल गोला था। जीवन के बीज पनपे क्योंकि कार्बन के अणु उसमें थे और उसके अलावा पानी था। उसके बाद इतना उसका तापमान, इतनी गर्माहट थी कि उसमें जीवन के बीज उगे। वो अणु जुड़ते हुए धीरे धीरे उन्होंने जीवन को जन्म दिया। उन्हीं में से एक कोशिका ऐसी भी थी जिसमें हरे रंग के कुछ अंश थे, उनसे वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और वनस्पतियों का जन्म हो गया। उनमें हरा रंग था। उनकी खासियत ये थी कि वो सूरज को देखते देखते
उसकी रोशनी से भोजन बना सकते थे, लेकिन भोजन बनाने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। और प्राणियों को पनपने के लिए भी, जो पानी में पनप रहे थे, उनके लिए भी धीरे धीरे ये हुआ कि कैसे विकास होकर के फिर आप लोग जानते हैं कि उसे कैसे धरती की ओर बढ़ना शुरू हुआ। आगे पृथ्वी पर धीरे 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 माँ पृथ्वी के संतानों की संख्या बढ़ती गई। करोड़ों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु इसमें पनपने लगे। कीट पतंगों से लेकर पेड़ पौधों से लेकर न जाने कितनी तरह के कितने विविधता से भरा हुआ संसार, पूरा जीवन का एक दिया जो है वो जगमगाने लगा। अब जब जीवन पैदा हो गया तो उस जीवन के लिए तो हवा चाहिए थी। साथियों, आज भी हम लोग हवा के एक बैलून में रह रहे हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है, आया कहाँ से? जिन वनस्पतियों ने धरती पर उग करके धीरे धीरे जो है अपने लिए भोजन बनाना शुरू किया, परोपकारी होते हैं ये हरे साथी। इन हरे साथियों ने हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा की और खुद कार्बन डाइऑक्साइड खा करके उससे अपने लिए ग्लूकोज बनाने लगे, भोजन बनाने लगे। इस तरह से धीरे धीरे वायुमंडल तैयार हो गया। न बुध ग्रह में है, न शुक्र ग्रह में है, मंगल ग्रह में भी बहुत ही विरल, उसमें भी नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर है। हमारे जीवन का आधार बन गया। और प्रकृति ने क्या किया, कुदरत ने क्या किया, उसमें 78% नाइट्रोजन रख दी, 21% ऑक्सीजन रख दी, उसके बाद थोड़ी सी आर्गन, थोड़ी क्रिप्टॉन और बहुत ही कम 0.003 इतना कम का कार्बन डाइऑक्साइड रख दी। ये हमारे लिए मिकदार थी जो कि हमारे जीवन के पनपने के लिए जरूरी था। ठीक हुआ तो जीवन पनपता रहा। पनपते पनपते इसमें विशालकाय डायनासोर आ गए। करोड़ों वर्ष पूर्व जो है डायनासोरों का राज हो गया पूरी धरती पर, वो वनस्पतियां खाने लगे। लेकिन एक बार एक विशालकाय उल्का पिंड आया और कहते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में मध्य भाग में यूकेटान के इलाके में कभी वो टकराया, और टकराने के बाद इतनी धूल उड़ी कि सूरज को ढक लिया। 70% रोशनी रुक गई, वनस्पतियां सारी सूख गई, खत्म हो गई, और विशालकाय डायनासोर तो केवल वनस्पतियों पर जीवित थे, तो वो खत्म हो गए। अगर वो खत्म न होते तो कल्पना कीजिए कि आज ह्यूमनॉइड सभ्यता के बजाय शायद इस धरती पर डायनासोरॉइड सभ्यता होती। लेकिन एक प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ दृश्य, पूरा परिदृश्य बदल दिया। अब जितने जीव बचे थे उनमें से कुछ जीव ऐसे थे, लाखों करोड़ों जीव, जो दूध पिलाते थे अपने बच्चों को, स्तनधारी कहलाते। उन स्तनधारी जो जीवों में से कुछ जो है छोटे जीव थे, धीरे धीरे बढ़ करके उनमें से कपी बन गए, एक बन गए, और चारों पैरों पर चलते थे। और अचानक उनमें से एक दिन कोई एक एप उठा और पैरों पर खड़ा हो गया। पैरों पर खड़ा होने के बाद उसके हाथ मुक्त हो गए, वो होमो हेबिलिस कहलाने लगा, और अपने हाथ में उसने कहा अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने पत्थर उठाया और मारने लगा, उसने लकड़ी उठाई, उससे धरती खोदने लगा, उसने हथियार बना ली। ये लंबी कहानी है कि उसने किस तरह से अपना आखेट और कंदमूल खोद करके अपना जीवन आगे बढ़ाया। और कम से कम 15-20 तरह की मनुष्य जातियां तब थीं, जिनमें से बढ़ते बढ़ते आगे एक बहुत ही चालाक, बहुत ही श्रूड मगर बुद्धिमान मनुष्य जाति पैदा हुई। वो आधुनिक मानव कहलाता है। और उसने सोचा कि मैं यहाँ ये अफ्रीका के घाटियों में क्या कर रहा हूँ, और वो एक महायात्रा पर निकल पड़ा, और अफ्रीका से बाहर निकलकर धीरे धीरे वो पूरी पृथ्वी में छा गया। आज पूरी पृथ्वी में वही आधुनिक मानव है। जगह जगह उसको कुछ और जातियां भी मिली। निएंडरथल मानव था, बहुत बलशाली थे, लेकिन बहुत शांत प्रकृति के थे, और तमाम तरकीबें लगाकर किस तरह से, शक है कि शायद आधुनिक मानव ने ही उनके अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर दिया होगा, ऐसा माना जाता है। दूसरी ओर एक प्रगति हुई। देखिए दूसरी ओर क्या हुआ कि एक दिन आखेट करते करते उसको जंगल में कुछ बालियां मिली, और उसने उठा करके अपना
कुछ बीज चखे और उसको अच्छा लगा और उसको घर की याद आई अपनी गुफा की, और वो कुछ बीज लेकर के चला आया गुफा में, अपनी पत्नी को दिए, बच्चों को दिए। जैसा कि महिलाओं की आदत होती है, चबाया तो सही लेकिन कुछ बचा लिया धीरे से। वो बीज उसने पति के अगले दिन आखेट और कंदमूल की तलाश में जाने पर बाहर छिटके, बारिश हुई, धरती नम हुई और वो बीज फिर उग गए और गुफा के आसपास ही एक फसल तैयार हो गई। कहते हैं किसी महिला ने ऐसे ही कृषि की शुरुआत की होगी। खैर, कृषि की शुरुआत ही माँ को देख रहे हैं हम कि अब माँ के गोद में खेती भी शुरू हो गई। जंगलों से कुछ जानवरों के जो है छौने पकड़ करके लाए और उनसे पशुपालन शुरू हो गया। खेती और पशुपालन हुआ तो अब आत्मनिर्भरता बढ़ गई। अब जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि कहीं दर दर भटक करके कंदमूल खोदे जाएं और आखेट किया जाए। तो वो जमीन की जरूरत पड़ी जहां वो बीज बो सकें, खेती कर सकें और जानवरों से सीधे दूध ले लें। इस तरह से जंगल अब कटना शुरू हुआ। जंगल धीरे धीरे कटने लगे, आगे चल के परिवार बने, उसके बाद गांव बने, कस्बे बने, नगर बने, शहर बने और महानगर बन गए, और धीरे धीरे जहां जंगल थे उनकी जगह पे कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। ये सब अतीत की कहानियां हैं, लेकिन अतीत के बाद आते आते धीरे धीरे ये सब कुछ हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। दूसरी ओर जमीन का लोभ इतना हुआ कि वो टॉल्स्टॉय की कहानी आपने पढ़ी होगी, कितनी जमीन चाहिए, लगातार जमीन जमीन, और आज तो चरम पर है, हर किसी को जमीन चाहिए, हर बिल्डर को जमीन चाहिए। इस तरह जमीन पर कब्जा होता चला गया। शहरों में हरियाली गायब होती चली गई। हरियाली कौन सी? जो इस विशाल बैलून में जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिसमें हमारे लिए कुदरत ने हवा रखी थी, हमारी सांसें उसी में कैद थी, और हमारे जो हरे साथी थे वो हमारी सांसों के कारखाने थे, वो कारखाने आपने खत्म कर दिए, और उस हवा में दूसरी गैसें बढ़ने लगी। दूसरी गैसें कैसे बढ़ने लगी? सब कुछ ठीक चल रहा था, सदा नीरा नदियां थीं, विशाल सागर थे, झरझर झरने बहते थे पहाड़ों से, हरे भरे जंगल होते थे, न जाने कितनी तरह के, करोड़ों तरह के कीट पतंगे और जीव जंतु जो है धरती में विचर रहे थे। अचानक एक दिन स्कॉटलैंड के एक आदमी ने देखा कि केतली का ढक्कन उछल रहा है, खट 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 करके। उसको अचानक लगा कि अरे भाप में इतनी ताकत हो सकती है, वो ढक्कन को उठा रही है एकदम। हालांकि एक प्रिमिटिव टाइप का एक तरीके से एक इंजन पहले बना था, लेकिन इसको जो विचार आया, इसका नाम था जेम्स वाट, और जेम्स वाट ने, इसके साथ वो कहानी कही जाती है, और उस कहानी को सच्ची थी या झूठी थी, ये मिथ भी हो सकता है, लेकिन उस कहानी को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और कैसे धीरे से भाप का इंजन बन गया, और एक दिन पेड़ों को खाते हुए, धरती के सीने को खोद कर उसमें से कोयला निकालते हुए, पेट्रोल निकालते हुए, गैस और तमाम जितना भी उसमें संचित जो था फॉसिल ईंधन था, वो सब का सब खोदा जाने लगा। धड़धड़ाता हुआ इंजन चारों तरफ गया, मशीनें आ गईं, कताई मिलें लग गईं, और तरह तरह के इस तरह से विकास हो गया। 1857 में बम्बई में भी एक कताई मिल लग गई थी हमारे यहाँ। इस तरह से एक औद्योगिक क्रांति हो गई। ये 1760 के आसपास की बात है। एक औद्योगिक क्रांति हुई जो कि माना जाता है विलायत से शुरू हुई, और धीरे धीरे जा करके कल कारखाने जब बढ़े तो वो धुआं उगलने लगे। अब जिसमें कुदरत ने, जिस प्रकृति ने हमारे लिए केवल 21% ऑक्सीजन रखी थी, 78% नाइट्रोजन रखी थी, उसमें तो उसकी मिकदार में फ़र्क पड़ने लगा, वो तो फॉर्मूला ही बदलने लग गया। आगे चल कर के धीरे धीरे जंगलों का सफाया होता ही रहा, कंक्रीट के जंगल बढ़ते ही चले गए, और 1870 के आसपास दूसरी क्रांति हो गई। मशीनों के युग से लेकर के ये आधुनिक मशीनें सबके सब ये सामने आने लगी। 1870 से लेकर 1914 के बीच
प्रौद्योगिकी की क्रांति मानी जाती है, वो क्रांति हो गई। अब माँ का चेहरा बदलने लगा। जो हमारे सांसों के कारखाने थे वो खत्म हो गए, तो सारे बैलून में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ने लगी, उसकी मात्रा बढ़ने लगी, कई असर पड़ने लगे धीरे धीरे सारा। और उसके बाद मनुष्य चूंकि तरह तरह के अपने आविष्कार करता रहता है, उसने मोटर गाड़ियां बना ली, उसने इंजन बनते ही न जाने कितनी तरह के उसने ईजाद कर डाले ये सब, और इनमें फॉसिल ईंधन भरा जाने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी गैस, उसके बाद मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें जो है इनकी सारी मात्रा बढ़ने लगी। तो हमारे लिए सूरज ने बड़े प्यार से ये किया था कि भाई इनके यहाँ तो चारों ओर से एक रज़ाई लिपटी हुई है, इसलिए अपनी जो खतरनाक किरणें हैं उनको हम रोक देंगे। ओजोन लेयर होती थी, बाकी किरणें भी उसकी जो नुकसानदेह थी, उसका रेडिएशन था, वो हमारे वायुमंडल पर रुकता था। अब जो धरती पर हम सारे कल कारखाने हमारे और जंगलों की दवाग्नि और सब के सब जब कार्बन डाइऑक्साइड उगलने लगी, तो इससे धीरे धीरे इनकी सतह इनकी परत जमने लगी। उस परत ने रिफ्लेक्टर का काम किया। धरती से जो गर्मी बाहर जाती थी, सूरज गुनगुनी गर्माहट देता था हमारी धरती को, वो गर्माहट जितनी हमें चाहिए थी बाकी लौट जाती थी। अब इस परत ने उसको रोकना शुरू कर दिया और लगा जैसे कि हम किसी ग्रीन हाउस के भीतर बैठे हुए हैं, इसलिए इनको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनमें से सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम उसके भीतर जो है जीने लगे। और ये हो गया कि अब इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण तपन बढ़ते चली गई, वैश्विक तपन बढ़ने लगी, ग्लोबल वार्मिंग जो कहलाता है, और उसके नतीजे जो है धीरे धीरे सामने आने लगे। सन 1992 में पहली बार फिक्र हुई मनुष्य जाति को, और इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से इस पर हम काबू करें। अभी 2015 में पेरिस में सम्मेलन हुआ, उसमें ये तय किया गया, सभी दुनिया के देशों ने ये कोशिश करना शुरू किया, किसी तरह से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे इसको। इन तमाम वर्षों में औद्योगिक क्रांति के बाद जो है जितना बढ़ गया, अब हम इसको रोक देंगे यहीं। लेकिन कुछ देश थे, विकसित देश, जो इससे सहमत नहीं थे कि साहब हम तो पाबंदी नहीं लगाएंगे वगैरह वगैरह, वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। अभी इसी महीने के पहले सप्ताह में समाप्त हुई है COP8 करके संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण से संबंधित जो है सम्मेलन दुबई में हुआ, और उसमें ये तय किया गया है अब कि हम किसी तरह से ये जो हम धरती से खोद के हम सारा ईंधन निकाल रहे हैं, इसके उपयोग पर बिल्कुल अब पाबंदी लग जानी चाहिए। सब लोगों ने, लगभग 200 पार्टीज, 200 देश उसमें शामिल थे, और उन लोगों ने ये सोचा कि इसको अब ख़त्म करें हम। अब हम इनका उपयोग न करें, इनकी जगह पर जो कि प्रकृति ने हमको दिया हुआ है पहले से, सूरज की रोशनी दी हुई है, सौर ऊर्जा दी हुई है, हमें हवा की शक्ति दी हुई है, हमें पानी की शक्ति दी हुई है, हम हवा पानी इन सब से ही, आपको याद है ना, शुरू में हमारे बैल जो है हमारे शक्ति के साधन हुआ करते थे सब, तब ये दिक्कतें नहीं थी। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है अगर हम हवा पानी और सौर ऊर्जा से लेकर के सबसे अधिक निर्भरता अपनी उस पर कर दें। ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य इतना चालाक प्राणी है कि नतीजा पूरा ये निकलता है कि इस पृथ्वी का सारा ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदारी और इस पृथ्वी को बुरी तरह से तहस नहस करने का, नुकसान करने का श्रेय किसको जाता है, तो उसमें एक प्राणी सबसे बड़ा जो जिम्मेदार माना जाता है, उसका नाम है मनुष्य। केवल हमारी करतूतों से ये सब हुआ है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर माँ पृथ्वी की गोद में सभी संतानें एक तरह हैं, लेकिन उन संतानों में से एक ही संतान निकली जिसने तबाही मचाई है। बाकी किसी भी संतान ने पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाया हुआ है, वो सिर्फ जी रहे हैं, प्रकृति के साथ रह रहे हैं। तो फिर मनुष्य क्या करे? मनुष्य ये करे कि सबसे पहले तो वो प्रकृति के साथ होना शुरू करे,
सबसे अधिक नुकसान अपनी ही प्रजाति को खत्म करने के लिए केवल हम मनुष्यों ने किया है, और उसकी तबाही पर हम लोग ठठाकर हंसे, और हम लोगों ने बहुत बड़ा उसको समझा कि कितना शक्ति हमारे हाथों में है। जब हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए, लाखों लाखों लोगों को पलक झपकते राख बना दिया। ये इस तरह का अहंकार किसको खत्म करने के लिए कर रहे हैं? क्या इस धरती पर माँ के संतानों में से कोई और है ऐसा जो कि अपनी ही स्वजाति को खत्म करने के लिए ऐसा काम कोई कर रहा हो? आत्मघाती सभ्यता केवल हमारी है, केवल हम हैं जो समझना नहीं चाहते हैं। जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे हैं, फिर भी नहीं समझना चाहते हैं। कार्बन भरते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, और तमाम तरह की हमारे शहरों में जो है कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। लाखों करोड़ों जो है मोटर गाड़ियां जो है वो भी धुआं उगल रही हैं। इस तरह से धीरे धीरे, और ये तपन का भविष्य क्या है? इसका भविष्य ये है कि ज्यों ज्यों तपन बढ़ती जाएगी, शुरू हो चुका है वो, शुरू ये हो चुका है कि ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। ग्लेशियर पिघलेंगे तो हम यहाँ बैठे हमें अंदाज नहीं आता है, लेकिन ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो पीछे हटेंगे। उनमें जिन पहाड़ों पर जहाँ बुग्याल होते थे, मखमली घास के कालीन बिछे रहते थे, उन पर बर्फ जमी रहती थी, वो बर्फ धीरे धीरे पीछे हट के वो भी पीछे हो जाएगी। पेड़ पौधे जिस लाइन में रहते थे, ट्री लाइन कहलाती है, वो ऊपर चढ़ने लग जाएंगे, और इतना पानी ग्लेशियरों से बहेगा कि सदानीरा नदियों में बहुत भयानक बाढ़ आ जाएगी। वो बाढ़ इतनी अधिक आएगी कि जाकर के वो नदियां जब सागर तक पहुंचेंगी तो न जाने कितनी तबाही बाढ़ मचाती चली जाएगी। और सागरों में जब इतनी नदियां सारा पानी ले जाएंगी, एंटार्कटिक और ये सब बर्फीले ध्रुवों से जब बर्फ पिघलने लगेगी तो क्या होगा? आपने वो दर्दनाक, वो मार्मिक फोटो देखे होंगे जिनमें कि बर्फ के हिमशिला पर, एक विशाल हिमखंड पर एक भालू और उसका बच्चा है, और वो हिमखंड बढ़ता जा रहा है। कहाँ जा रहा है उनको नहीं पता, कहीं भी नहीं। वो भी इसी माँ की संतान है, तो ये पता ही नहीं। तो जब समुद्रों का जल बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, तो नदी तटों पर और सागरों के तटों पर जो शहर बसे हुए हैं वो तो डूब जाएंगे। कल बांग्लादेश को नुकसान होगा, मालदीव का पता ही नहीं लगेगा, हॉलैंड, नीदरलैंड, वो सब जल में समा जाएंगे। इस तरह से दुनिया के तमाम देशों की आप परिकल्पना कर सकते हैं जो कि सागर तटों पर हैं, और वे शहर जो सागर तटों पर ही बसे हुए हैं। जिस तरह से पहाड़ों में नदियों में बाढ़ आने के बाद अभी बहुत भयानक दृश्य आपने देखा कि किस तरह से कई मंजिला इमारतें भी धीरे धीरे नदी में समा रही हैं, गिर रही हैं। वही सागर तटों पर उनका भी हो जाएगा। इसके अलावा जो वैश्विक तपन होगी उसके कारण जो है बारिश समय पर नहीं आएगी। आप हवाई अड्डे पर उतरे होंगे तो आपने कचनार खिले हुए देखे होंगे, और अगर आप यहाँ कैंटीन की ओर गए होंगे तो एक कचनारों की कतार, एक बड़ी खूबसूरत वेरीगेटेड कचनार जो है वो खिला हुआ है सारा। अंगना फूली कचनार श्याम नहीं महलों में। अरे श्याम महलों में है ही नहीं, और कचनार खिल गया है। ये उसी तपन और गर्मी का एहसास है जो कि कचनार को नहीं मालूम है। उसको तो लग रहा है भाई वसंत आ गया है, उसको नहीं पता है दिसंबर है, अभी तो क्रिसमस आया है, अभी वसंत नहीं आया। लेकिन जो जिरह अख्तर में बंद तितलियां हैं, जो प्यूपा के रूप में न जाने कहाँ कहाँ बंद हैं, और वो सोच रही हैं कि ताप बढ़ेगा, धीरे धीरे आहट आएगी उस ताप की, और हम इस जिरह अख्तर को फाड़ करके बाहर निकलेंगी। बाहर सारे फूल खिले होंगे, हम बाहर निकलेंगी और जा कर के फूलों का रस पिएंगे, मकरंद पिएंगे। फूल बहुत खुश कि धीरे धीरे जो है अब तितलियां आएंगी और हमारा ब्याह रचाएंगी, उनका परागण करेंगी और उनमें बीज बनेंगे, कल उनकी अगली संतानें तैयार होंगी। लेकिन ये तो सब खत्म कर दिया, ये तो सब कुछ खत्म हो गया ना सारा। जब कचनार अभी खिल रहा है तो तितलियां तो वो तो जिरह अख्तर में ही उनकी कब्रगाह बन जाएगी। इस तरह से प्रकृति में छोटी छोटी चीजें जो हो रही हैं उनका हमको अंदाज ही नहीं है। किस तरह से जीव जातियां धरती से खत्म हो रही हैं। अभी कुछ एक आध दशक पहले एक लोनसम जॉर्ज नाम का एक विशाल काय कछुआ था,
डार्विन ने अपनी सारी खोज जो है उसी गालापागोस द्वीपों में जाकर की थी। उसने इतनी विविधता देखी चिड़ियों में और अन्य जीवों में, और गालापागोस द्वीप के इन कछुओं पर उसने प्रयोग किए थे। पता लगा कि जिस जिस जाति का ये कछुआ है, इसमें तो अब कोई फीमेल रही ही नहीं, कोई उसमें से मादा कछुआ है ही नहीं। बड़ी कोशिशें की गई कि इसका कुछ कर लिया जाए, इसका टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार कर लिया जाए, इसका कुछ सरोगेट मदर कहीं हो, लेकिन कुछ संभव नहीं हो सका। बहुत कोशिशें की गई, लेकिन उस पिंटो द्वीप में वो एकाकी जो लोनसम जॉर्ज था, धीरे धीरे एक दिन खत्म हो गया, और खत्म होकर इस धरती पर से उस प्रजाति का नामो निशान मिट गया। अब वो है ही नहीं, वो सिर्फ किताबों में हमें चित्रों के रूप में मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आज चीता हमारी किताबों में, भारतीय चीता, हम बच्चों को दिखाते हैं, देखो बेटे ये भारतीय चीता है ना, हमारे यहाँ होता था, कितना सुंदर प्राणी था। आखिरी 3 चीते ऐसे मध्य प्रदेश में सरगुजा के महाराजा ने गोली मारी थी। कहते हैं कि वो 3 चीते उसके साथ ही खत्म हो गए। लेकिन नया प्रयोग हुआ है, देखिए नए चीते आए हैं। हालांकि उनको रास तो नहीं आ रहा है शायद, लेकिन अगर कल चीते आते हैं तो वो भारतीय मूल का चीता तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो नहीं आ पाएगा। दिल्ली में जो लोग हैं और शहर के इलाकों में रहते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ गौरैया नहीं है। गौरैया ही कहाँ गई? सुबह वो तो चहचहाती हुई घुंघरूओं की सी खनखनाहट होती थी, हम उठते थे उसमें, हमारी बालकनियों में घर बनाती थी, अचानक वो गायब हो गई। ये तमाम चीज़ें हैं क्योंकि शहर में जो दाना चारा उनको मिलता था घरों के आंगन में, जहाँ वो अपने घोंसले बनाती थी, वो सब हमने ख़त्म कर दिया। हम तो वर्टिकल विकास करने लगे और उनमें जाके कंक्रीट के जंगलों में रहते हुए हमारे घर में कोई चिड़ियों के लिए जगह नहीं है, जानवरों के लिए जगह नहीं है। कुत्ते, गायें और बैल ये सब सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको हम आवारा पशु कहते हैं। चिड़ियाएँ हमने अपने शौक़ के लिए कई पिंजरों में बंद कर ली, उनकी आज़ादी ख़त्म कर दी है। तो ये परिदृश्य एक ऐसा बन रहा है धीरे धीरे कि इसमें जो ग्लेशियर पिघलेंगे और जो बर्फ़ पिघलेगी, उनमें दबे हुए न जाने कितनी तरह के विषाणु, कल भी बात हो रही थी, न जाने कितनी तरह के विषाणु कहाँ कहाँ पैदा होंगे। अभी जब कोरोना आया था तब भी ये बात उठी थी कि न जाने कहाँ से किस तरह का कोई आ गया होगा। साथ ही मनुष्य की बुद्धि पर भी शक हुआ कि इसने कहीं ऐसा तो नहीं यूहान में किसी प्रयोगशाला में एक नकली विषाणु बना लिया हो। जिस तरह से आपके हाथों में कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में हैकर्स जो है कितना काम कर रहे हैं, देखिए उनका सकारात्मक नहीं, वो सारा नकारात्मक काम कर रहे हैं। जितना ही हम सकारात्मक करते हैं उतना ही वो नकारात्मक काम हर क्षेत्र में शुरू हो जाता है। चेचक, मलेरिया, हैजा, इन सारे रोगों से लाखों लाखों की तादाद में लोग मारे जाते थे, लेकिन इसी मनुष्य ने वो खोजें करके उन पर काबू पा लिया, विजय पा ली। लेकिन अब नए रूप में नए विषाणु आ रहे हैं, नए जीवाणु आएंगे और नई तरह की बीमारियां जो है, हमने वो देखा कि कोरोना के समय में किस तरह कितना लाखों लोग कैसे न अस्पताल न ऑक्सीजन न जाने कहाँ कहाँ कैसे ख़त्म हो गए सब के सब। वो विभीषिका हम लोगों ने देखी, और उसी भी धीरे से जो बचे खुचे जंगल थे, हरियाली थी, वहाँ से उन जीव जंतुओं ने आकर के कंक्रीट के शहर में देखा कि इस आदमी को क्या हुआ, ये कहाँ चला गया। बड़े खुश हुए कि ये तो घरों के अंदर चले गए हैं। चलो उन सड़कों पर, उन इमारतों के आसपास सारे वो घूमने लगे। उसके बाद लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आजकल चिड़ियाँ इतनी कहाँ से आ गई हैं, क्योंकि चिड़ियों को पहली बार वो हंगामा, वो हल्ला नहीं मिला। एडिसन ने लाइट की खोज कर दी थी, बल्ब जले, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि रात हमारे सोने के लिए होती है। डायोडनल हमारा एक साइकिल होता है, हम दिन भर काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। लेकिन शहरों में दिन हो गया, रात भी दिन हो गई, तो जैसे लाइट पॉल्यूशन इतना बढ़ गया, सारे शहरों में रात होती ही नहीं है। हम तो किसी तरह से पर्दे डाल लेते हैं, लेकिन चिड़ियाएँ क्या करेंगी? चिड़िया तो पर्दे नहीं डाल सकती हैं, तो वो शहर छोड़ के इधर उधर चली गई, या वो जो है अपने, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे उपकरण नहीं है जिनसे कि अपने को बचा सकें। इस तरह से धीरे धीरे जो है पशु पक्षी विदा हो गए हमारे आसपास से,
और शहरों में हम अकेले रह गए और हम लगातार एक रैट रेस में, एक मूषक दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, और मैं कितना खतरनाक काम कर सकता हूँ। ये सब इस तरह का विकास कर रहे हैं। मैं, क्योंकि समय कम है इसलिए सुना नहीं सकता। एक कभी कभी ऐसा होता है कि विचार आते हैं, और एक कविता नुमा चीज़ मैंने भी लिखी माँ पृथ्वी के नाम से, और उसमें मैंने यही लिखा है कि एक बार मेरे मन में आया कि कहीं दूर जा कर के माँ को देखूं, और एक चांदनी रात में मैं पहुंच गया चांद पर, और वहाँ से मैंने माँ को देखा, और देख करके यही सब कुछ देखा कि किस तरह अपने खम देकर अपने 23.5 डिग्री के उस पर, जैसे कि माँ कमर में हाथ रख करके थोड़ा तिरछी खड़ी है, उस तरह की तिरछी खड़ी माँ, और वो किस तरह से करोड़ों करोड़ों अपनी संतानों को अपनी गोद में लिए हुए लगातार घूम रही है, खांसती, थरथराती, धधकती, सब कुछ उसकी संतान, मनुष्य नाम के संतान बर्बाद करते हुए चल रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने संतानों को जितना बचा सकती है वो बचा रही है। लेकिन भविष्य क्या होगा? भविष्य में जो है, कभी ऐसा दृश्य तो नहीं। एक बार एक विज्ञान कथा पढ़ी थी, उस विज्ञान कथा में आखिर में यह था कि पृथ्वी में सब कुछ मनुष्य की ही करतूतों से तबाह हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, और कोई एलियन आते हैं और आकर के देखते हैं कि केवल एक चिड़िया बची है और एक मनुष्य बचा हुआ, और वो देखते हैं कि वो चिड़िया लगातार उस मनुष्य पर चोंच मारने की कोशिश कर रही है, और वो हाथ में एक लकड़ी लेकर के उसको भगा रहा है सारा। तो वो एलियन जो थे वो मूल्यांकन करते हैं कि इनमें से बुद्धिमान कौन है, और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो नीचे खड़ा है तो खाली लकड़ी चला रहा है, ये जिसके पास पंख भी हैं, जिसके पास उड़ने की ताकत है, ये अधिक बुद्धिमान लग रहे। तो उसमें से वो उसको खत्म कर देते हैं और चिड़िया को बचा लेते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह मिला जिसमें एक उसके बुद्धिमान प्राणी को उन्होंने बचा लिया है। ये भी हो सकता है, इस तरह की भी परिकल्पना हो सकती है। तो इसलिए भविष्य जो हमारी माँ का है, इस तपती धरती का, मैं कविताओं के उदाहरण तो कई देने थे। बशीर बद्र साहब इसी शहर के, उनके भी कुछ शेर कहने थे। कैफी आजमी साहब के कुछ बड़े मौजू शेर थे, वो भी बात होती, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात का समापन कुंवर नारायण जी की इन पंक्तियों से करना चाहता हूँ कि साथियों, भविष्य ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम इसी ओर बढ़ रहे हैं आगे। वे कहते हैं कुंवर नारायण, मैं ज़रा देर से इस दुनिया में पहुंचा, मैं ज़रा देर से इस दुनिया में पहुंचा, तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी, तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी। सारे जंगल काटे जा चुके थे, जानवर मारे जा चुके थे, वर्षा थम चुकी थी, और तप रही थी पृथ्वी आग के गोले की तरह, और तप रही थी पृथ्वी आग के गोले की तरह। चारों तरफ लोहे और कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल उगाए थे, हम देख रहे हैं। चारों तरफ लोहे और कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल उगाए थे, जिनमें दिखाई दे रहे थे आदमी का ही शिकार करते कुछ आदमी, आदमी का ही शिकार करते कुछ आदमी, अत्यंत विकसित तरीकों से। मैं जरा देर से पहुंचा इस दुनिया में, हमें ये परिदृश्य बदलना चाहिए। हम रास्ता केवल एक ही है, प्रकृति का साथ देना। जहाँ भी संभव हो हम प्रकृति का साथ दें, हम हरे भरे पेड़ों के पास रहें, हम अपनी नदियों को साफ सुथरा रखें। ये चिंता सभी को होनी चाहिए। एक वैज्ञानिक थी अमेरिका में, 27 सितंबर 1962 को इसकी एक पुस्तक आई, उसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, नीरव बसंत। उस साल चिड़ियाएं नहीं चहचहाई। नाम था रचेल कार्सन। रचेल कार्सन की उस पुस्तक ने दुनिया में एक नया आंदोलन छेड़ दिया। उसने कहा हम कर क्या रहे हैं ये,
अभी भी एक पूर्ण तरीके से हम जहरीले रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग लोगों की समझ में आ गया था कि अरे इससे किया जाता है। हमें याद है हमने खुद लोगों को डीडीटी अपने बदन पर मलते हुए, चारपाई पर फैलाते हुए खटमलों से बचने के लिए करते देखा। उन्हें नहीं पता था कि इस पर कितना जहर इसमें है और विकसित देश किस तरह से इस पर पाबंदी लगा चुके हैं, लेकिन हम लोग करते थे। हमने देखा मतलब इसमें। तो धीरे धीरे उन जहरीले रसायनों का जो है उनके काले कारनामे सामने आने लगे। उसी बीच तमाम अकाल, भूख और इन सब चीज़ों की बात हुई, तो ये हुआ कि अन्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। एक वैज्ञानिक था जो मैक्सिको के एक इलाके में, ओरेगॉन में, वहाँ पर प्रयोग कर रहा था और जापान में उसको एक बोने गेहूं का जीन मिला था। उससे उसने बोने गेहूं का विकास कर दिया और आगे चल के वो बोनी जातियाँ सारी दुनिया में फैल गई। उस व्यक्ति का नाम था नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग साहब को जो है उसके लिए नोबेल प्राइज़, शांति का नोबेल प्राइज़ मिला और कहा जाता है कम से कम 1 अरब 1 बिलियन लोगों को उन्होंने भूख से बचाया। वो सब कुछ तो हुआ, हरित क्रांति आई, उसी समय हरित क्रांति का हल्ला मचा, लेकिन माँ धरती कीटनाशकों से और रासायनिक उर्वरकों से प्रदूषित होने लगी। उसका फल बहुत बाद में जाके मिला है, आज लोगों की समझ में आ रहा है और एक नया रिवाज शुरू हुआ है, ऑर्गेनिक खेती। अब उन चीज़ों को छोड़ के हम चलें क्योंकि इनमें जहर है माना जा रहा है। एक अकेली पुस्तक ने इतना दुनिया में तहलका मचा दिया था और उसके बाद इनके खिलाफ आंदोलन उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे ये पता लगने लगा। और इस तरह से, क्योंकि मेरे भी मन में आया कि सभी शब्द शिल्पी हैं, सभी लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो इस तरह से भी कोई कृति आनी चाहिए जो कि मस्तिष्क को मथ दे और हम माँ धरती को बचाने की पुरजोश कोशिश करें और किसी तरह से अपने अपने स्तर पर हम प्रकृति में जाएं। उन तमाम चीज़ों से जो प्रकृति को, माँ धरती को जो ख़त्म कर रहे हैं, उन पे पाबंदी लगाएं, उनको छोड़ें। बस इसलिए जो है इतना ही मुझे कहना है। मैं अपनी बात का समापन करता हूँ यहाँ। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी, आदरणीय महादेव टोप्पो जी, आदरणीय संतोष चौबे जी।